स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है वृद्धि के बड़े धक्के का सिद्धांत या फिर बिग पुश थ्योरी ऑफ ग्रोथ भी बोला जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर पॉल एन रेजिस्टीन रोडान ने बड़े धक्के का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो कि संतुलित विकास पद्धति की मान्यता पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विकास का सूत्रपात करने के लिए अविभाज्यताओं को कम करना तथा बाहरी बचतों को प्राप्त करना जरूरी है, जिसके लिए विनियोग की निश्चित न्यूनतम मात्रा का होना आवश्यक है। रोडान ने अपने मॉडल में संतुलित विकास के 3 संतुलन की चर्चा की है। पहला है विभिन्न उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में उनकी सापेक्षिक मांग के अनुसार समतल संतुलन होना चाहिए। दूसरा है पूंजी उद्योगों, मध्यम उद्योगों तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में लंबवत संतुलन होना चाहिए। तीसरा है पूंजी उद्योगों, उपभोक्ता उद्योगों तथा सामाजिक उपरिव्यय पूंजी तथा प्रत्यक्ष उत्पादक प्रक्रियाओं के बीच सामान्य संतुलन बना रहना चाहिए। तो वृद्धि के बड़े धक्के के सिद्धांत का जो सिद्धांत है उसको प्रोफेसर पॉल एन रेजिस्टीन रोडान ने दिया था। ठीक है, या फिर उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, जो कि संतुलित विकास पद्धति की मान्यता पर आधारित है। ठीक है, और उन्होंने इसमें माना है कि आर्थिक विकास का सूत्रपात करने के लिए अविभाज्यताओं को कम करना तथा बाहरी बचतों को प्राप्त करना ज़रूरी है, और इसमें विनियोग करने के लिए निश्चित न्यूनतम मात्रा का होना आवश्यक है। अपने मॉडल में इन्होंने 3 संतुलन का चर्चा किया है। पहला है सापेक्षिक मांग के अनुसार समतल संतुलन होना चाहिए। दूसरा है पूंजी उद्योग, मध्यम उद्योग तथा उपभोक्ता उद्योग लंबवत संतुलन में होना चाहिए। और तीसरा है पूंजी उद्योग, उपभोक्ता उद्योग तथा सामाजिक उपरिव्यय पूंजी प्रत्यक्ष उत्पादक प्रक्रियाओं के बीच सामान्य संतुलन बना रहना चाहिए। रोडान ने अर्ध विकसित देशों के आर्थिक विकास के प्रक्रिया में बहुत बड़े पैमाने पर विनियोग के लिए राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। इनका मानना था कि विकासात्मक कार्यों को धीरे धीरे क्रियान्वित करने पर कोई विशेष लाभ नहीं होता, वहाँ पर ज़रूरत है बड़े पैमाने पर विनियोग करने की। इनका मानना था कि किसी देश को वृद्धि की आत्मनिर्भरता की अवस्था में लाना ठीक वैसा ही है जैसा हवाई जहाज को धरती से हवा में उड़ाना। यह सिद्धांत यह कहता है कि धीरे धीरे चलने से अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक विकास पथ पर नहीं लाया जा सकता है, बल्कि इसके लिए आवश्यक स्थिति यह है कि एक न्यूनतम मात्रा में निवेश किया जाए। रोडान का यह सिद्धांत संतुलित विकास पद्धति की मान्यता पर आधारित है। तो प्रोफेसर रोडान जो थे वो ये मानते थे कि अर्ध विकसित जो देश है उनको विकास की तरफ ले जाने के लिए क्या है, धीरे धीरे काम नहीं करना चाहिए या धीरे धीरे उसमें बदलाव नहीं करना चाहिए। उसको बदलाव लाने के लिए एक बहुत बड़े धक्के की ज़रूरत है, यानी एक बहुत बड़ी मात्रा में निवेश किया जाना चाहिए, जिससे कि उसका डेवलपमेंट जो है एकदम जल्दी से हो जाए। ठीक है, फटाक से हो जाए। और इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है, वो है हवाई जहाज़। ठीक है, जो हवाई जहाज़ को धरती से ऊपर आकाश की ओर उड़ाना, ये उन्होंने उदाहरण के लिए लिया है। जिस प्रकार सभी सिद्धांत की कुछ न कुछ मान्यताएं होती है, ठीक उसी प्रकार इस सिद्धांत की भी कुछ मान्यताएं हैं। पहला है स्थिर अवस्था की प्रारंभिक जड़ता को तोड़ने के लिए न्यूनतम प्रयास का बड़ा धक्का आवश्यक है। दूसरा है निर्धन या अर्ध विकसित देशों में एक सुनिश्चित न्यूनतम स्तर विद्यमान रहता है। तीसरा, विकास को गति प्रदान करने के लिए न्यूनतम आवश्यक विनियोग ज़रूरी है। चौथा है बड़े धक्के से बाह्य बचतें प्राप्त होती है। पाँचवा है सरकार को आर्थिक संरचना का निर्माण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एक बार पूंजी विनियोग कर देना चाहिए। छठा है अर्ध विकसित देशों में बाह्य मितव्ययताओं का अभाव पाया जाता है। सातवां है अर्थव्यवस्थाओं में अविभाज्यताएं, असंगतताएं तथा अपूर्णताएं पाई जाती हैं। आठवां है आर्थिक विकास के लिए संतुलित आर्थिक विकास व्यूह रचना आवश्यक है। रोडार का सिद्धांत कुछ प्रमुख तत्वों पर आधारित है। ये प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। पहले, बड़े धक्के से बाह्य मितव्ययताओं का विकास। ठीक है,
अर्धविकसित देशों में सहायक आर्थिक व सामाजिक संरचना का अभाव रहता है, जिस कारण लोग निजी निवेश करने से कतराते हैं। चूंकि आर्थिक व सामाजिक संरचना में निर्माण में निवेश अनुत्पादक और लाभ रहित होता है, इसीलिए निजी व्यक्तियों की रुचि इस ढांचे के विस्तार में नहीं रहती है। आवश्यक आर्थिक संरचना के अभाव में संतुलित विकास संभव नहीं हो पाता। आर्थिक एवं सामाजिक संरचना के निर्माण में बड़ी मात्रा में पूंजी विनियोग की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकार को स्वयं ही इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें उन्होंने बताया है कि जो अर्धविकसित देश होते हैं उसमें क्या होता है कि आर्थिक सामाजिक संरचना का अभाव रहता है, यानी कि उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं, जिस कारण लोग निजी निवेश करने से कतराते हैं। यानी कि प्राइवेट कोई भी इन्वेस्टमेंट करना होता है तो उसमें लोग कतराते हैं कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। ठीक है। और मतलब आर्थिक व सामाजिक संरचना के निर्माण में अनुत्पादक और लाभ रहित होता है। मतलब कि जो आर्थिक या फिर सामाजिक संरचना से कहने का मतलब है कि जो सबके लिए होता है, जैसे पार्क, सार्वजनिक पार्क या पुल हो गया, तो इसमें क्या होता है कि सब कोई के लिए वो होता है ताकि सब कोई उसका यूज़ कर सके। तो इसमें क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनीज़ है वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, क्योंकि इसमें उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो सबके लिए हो जाएगा ना, तो उन लोग के लिए कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए वो लोग इन सब चीज़ों पे, जैसे सड़क बनवाना हुआ, पुल निर्माण हुआ, ये सब का, इस सब में प्राइवेट कंपनीज़ कभी भी पैसा नहीं लगाती है, क्योंकि जानती है इसमें उस लोग को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए इस पर जो मतलब जो अर्धविकसित देश है वहाँ पे इन सब संरचनाओं का क्या होता है, अभाव पाया जाता है, और संतुलित विकास जो है देश का वो संभव नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसी संरचनाओं का निर्माण करने के लिए उस देश की सरकार इस पर इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है। दूसरा है बाजार विस्तार एवं प्रबल प्रयास, बड़े धक्के। ठीक है। विनियोग के बड़े धक्के के कारण पूर्ति पक्ष में विस्तार होता है। चूँकि पूर्ति को आवश्यक स्तर पर बनाए रखने के लिए उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के लिए मांग में विस्तार एवं वृद्धि आवश्यक है। इसके लिए कई सहायक एवं पूरक उद्योगों की स्थापना होने से अंतर उद्योग मांग का भी विस्तार होगा और प्रत्येक उद्योग एक दूसरे के लिए मांग करता होंगे। फलतः विकास पक्ष में गति उत्पन्न होगी। सहायक एवं पूरक उद्योगों की बड़े पैमाने पर स्थापना होने से निम्नलिखित लाभ सृजन मतलब लाभ होते हैं। पहला है आय प्रभाव का सृजन होता है। दूसरा है आय में वृद्धि से मांग में वृद्धि होती है। तीसरा है उद्योगों की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग होने लगता है। चौथा है लाभ न्यूनतम बिंदु पर आ जाती है। तो विनियोग के बड़े धक्के के कारण पूर्ति पक्ष में विस्तार होता है। तो इन्होंने बताया है कि मतलब कि विनियोग, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि पूर्ति मतलब सप्लाई बढ़ता है। ठीक है। तो सप्लाई बढ़ेगा तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि डिमांड भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर डिमांड नहीं बढ़ेगा तो हम लोग सप्लाई को बढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है। तो जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई भी बढ़ेगा। ठीक है। तो डिमांड बढ़ाने के लिए क्या सहायक एवं पूरक उद्योगों का स्थापना करना होगा, जिससे कि मांग में वृद्धि होगा। ठीक है। तो सहायक एवं पूरक उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापना करने से क्या क्या लाभ होगा कि आय प्रभाव का सृजन होगा, आय में वृद्धि होगा, मांग में वृद्धि होगा, उद्योगों के उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग होगा, फिर लाभ का जो न्यूनतम बिंदु पर आ जाएगी। ठीक है। तीसरा अविभाज्यताओं तथा बाह्य बचतों के रूप में रोडान ने अपने सिद्धांत में 4 प्रकार की अविभाज्यताओं तथा बाह्य बचतों का उल्लेख किया है। पहला है उत्पादन फलन में अविभाज्यता। अर्धविकसित देशों में उत्पादन फलन में बहुत सी अविभाज्यताएं पाई जाती हैं, किंतु सामाजिक ऊपरी पूंजी की अविभाज्यताएं उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अविभाज्यता का एक मुख्य कारण सामाजिक ऊपरी व्यय पूंजी है। सामाजिक ऊपरी व्यय से संबंधित सेवाएं जैसे जल व्यवस्था, संवाद, वाहन शक्ति व्यवस्था, यातायात का प्रबंध आदि ऐसी सेवाएं हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक उत्पादक होती है और इनकी आयु भी अधिक होती है। प्रोफेसर रोजेनस्टीन रोडान के अनुसार सामाजिक ऊपरी व्यय पूंजी के साथ निम्नलिखित अविभाज्यताओं को संबंधित
किया जा सकता है। पहला है, इस व्यय का ऐतिहासिक क्रम नहीं बदला जा सकता, अर्थात इस व्यय का सबसे पहले ही किया जाना आवश्यक होता है। दूसरा है, एक न्यूनतम मात्रा आर्थिक तथा सामाजिक ऊपरी व्यय पर व्यय किए बिना मनोवांछित प्रगति अथवा विकास प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा है, यह विनियोग की बड़ी मात्रा में यहाँ विनियोग बड़ी मात्रा में करना पड़ता है, अन्यथा इससे तकनीकी लाभ प्राप्त नहीं हो सकते। चौथा, इन विकास सेवाओं का आयात नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका निर्माण देश के अंदर ही करना पड़ता है। और पांचवा है, आदान प्रदान प्रक्रियाओं के कारण सामाजिक ऊपरी व्यय मदों पर किया गया प्रत्येक विनियोग अन्य उद्योगों में विनियोग की संभावनाओं को बढ़ा देता है। तो पहला इन्होंने मतलब थर्ड में जो बताया कि अविभाज्यताओं तथा बाह्य बचतों के रूप, इसको उन्होंने क्या किया है, 4 भाग में बांटा है। उसमें पहला बताया है कि उत्पादन फलन में अविभाज्यता, ठीक है। जो अर्ध विकसित देश होते हैं उसमें उत्पादन फलन में क्या है, बहुत सारी अविभाज्यताएं पाई जाती है, जिसमें सामाजिक ऊपरी व्यय से संबंधित सेवाएं सम्मिलित रहती हैं, ठीक है। तो जिसके अंतर्गत आएगा जल व्यवस्था, संवाद वाहन, शक्ति व्यवस्था, यातायात का प्रबंध आदि, ठीक है। तो ये जो सेवाएं हैं इन सब में ऊपरी व्यय होता है, यानी कि एक्स्ट्रा खर्चा जो बोल सकते हैं वो सब हो जाता है, ठीक है। और इन सब पर खर्च करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम लोग यातायात से संबंधित ये मतलब अगर नहीं सड़कें या फिर बस रेलें ये सब को अगर हम लोग सुविधा नहीं करेंगे तो हम लोग का जो अर्ध विकसित देश है वो और भी पिछड़े हुए ही रह जाएंगे, ठीक है। तो ये सब करना ज़रूरी भी होता है, पर इस पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही पैसा खर्च हो जाता है और उतना विकास का जो क्रम है वो थोड़ा सा धीरे हो जाता है, क्योंकि इस पर ऊपरी व्यय हो जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, ठीक है। दूसरा है मांग की अविभाज्यता। बड़े धक्के के सिद्धांत के पक्ष में दूसरा महत्वपूर्ण तर्क मांग अथवा पूरक मांग की अविभाज्यता है। मांग की अविभाज्यता के कारण ही परस्पर निर्भर उद्योगों का एक साथ विकास करने की आवश्यकता होती है। रोजेंस्टीन ने उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट रूप से समझाया है। इसके लिए उन्होंने जूता कारखाने का प्रसिद्ध उदाहरण दिया है। शुरू में बंद अर्थव्यवस्था को लिया गया है, माना कि जूता कारखाने में 100 प्रच्छन्न बेरोजगार श्रमिक काम पर लगाए जाते हैं, जिनकी मजदूरी अतिरिक्त आय का निर्माण करती है। यदि ये श्रमिक अपनी समस्त आय उन जूतों पर व्यय करें जिनका वे निर्माण करते हैं, तो जूता बाजार में निरंतर मांग रहेगी और इस प्रकार उद्योग सफल हो जाएगा। परंतु वे समस्त अतिरिक्त आय जूतों पर व्यय नहीं करेंगे, क्योंकि मानवीय आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार की होती है। कारखाने के बाहर के लोग भी इन अतिरिक्त जूतों को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वे गरीब हैं और इनके पास इतना धन नहीं है कि वे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। इस प्रकार बाजार के अभाव के कारण नया कारखाना बंद हो जाएगा। तो दूसरा जो इन्होंने बताया वो है मांग की अविभाज्यता, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या है कि प्रसिद्ध जूते के कारखाने का उदाहरण लिया, जिसमें इन्होंने बताया कि बहुत सारे जूते का निर्माण किया जाता है और वहाँ पर जो काम कर रहे हैं वही मजदूर उन जूतों को खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन वो अपना जितना भी उनको इनकम मिल रहा है कारखाने से काम करने के बदले में, वो क्या करते हैं, वो सारा पैसा जूते पर इन्वेस्ट नहीं करके और भी उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन पर इन्वेस्ट करते हैं। और जूता का प्राइस अधिक होने के कारण क्या होता है कि गरीब लोग जो है वो बहुत कम ही उसको ख़रीद पाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब होते हैं जिसके पास 2 वक्त का जो रोटी है उसको भी जुटा पाने में वो असमर्थ होता है, ठीक है। तो वो जूता नहीं खरीदेगा, तो जिससे क्या होगा कि मांग क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और जूता जो वहाँ के वर्कर्स है वो भी जूता खरीदते हैं, तो क्या वो हर महीने जूता खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, क्योंकि एक बार जूता खरीदते हैं तो वो बहुत सालों तक चल जाता है, नहीं भी तो नहीं 6 महीना समथिंग तो चल ही जाएगा, ठीक है। तो वो हर महीने नहीं खरीदेगा, जिससे क्या होगा कि जूता का जो डिमांड है वो घट जाएगा और कारखाना बंद होने के कगार पर भी आ सकता है, ठीक है। इसको उन्होंने चित्र के द्वारा दर्शाया है, ठीक है। तो ये उसका फिगर है। यहाँ वाई अक्ष पे कीमत और एक्स अक्ष पे उत्पादन या विक्रय की जो लागत है उसको लिया गया है। ये यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 वक्र खींचा गया है। ये एमसी वक्र है और यहाँ से लिया गया है एसी वक्र, ठीक है। आई होप कि क्लियर दिख रहा हो, ठीक है।
ये यहाँ पे इसका पॉइंट बिंदु काटा गया है, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये पी है, यहाँ पे P1 लिया गया है यहाँ से, ठीक है, जो यहाँ पे N को टच कर रहा है, और ये नीचे आ करके यहाँ पे Q4 हो रहा है, और यहाँ पे बीच में M पे कट रहा है, जो यहाँ पे K ला रहा है, ठीक है, K बिंदु को दिखा रहा है। और ये यहाँ पे जो कट रहा है, ठीक है, ये MR1 को काट रहा है E1 पर, कौन सा वक्र, MC वक्र, ठीक है। और ये AR1 डिवाइडेड बाई D1 है, ठीक है, स्लैश है वो, और ये MR2 है, और ये है AR2 स्लैश V2, ठीक है। और यहाँ पे N है, यहाँ पे A है। तो ये ऐसा फिगर है, ठीक है। अब हम लोग फिगर से एक्सप्लेन करेंगे। चित्र से एक्स अक्ष पर उत्पादन विक्रय की लागत को तथा वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। माना कि जूता फैक्ट्री जिस प्लांट पर कार्य कर रही है उसका औसत लागत वक्र AC और सीमांत लागत वक्र MC है। यह प्लांट अनुकूलतम प्रकार के प्लांट से कुछ छोटा है। AR1 या D1 जूता फैक्ट्री की मांग तथा MR1 उसकी सीमांत आय प्रदर्शित करती है, जबकि अर्थव्यवस्था में विनियोग केवल जूता फैक्ट्री द्वारा किया जाता है। MC तथा MR1 एक दूसरे को E1 बिंदु पर काटते हैं, जहां OP कीमत पर OQ1 जूतों को बेचा जाता है। OP कीमत पर मांग की कमी के कारण फैक्ट्री अपनी औसत लागत नहीं निकाल पाती है, जिस कारण उन्हें PCAB हानि उठानी पड़ रही है। माना एक साथ अनेक विभिन्न उद्योगों में विनियोग किया जाता है तो जूतों के बाजार का विस्तार होता है, जिससे जूतों की मांग वक्र D2 हो जाती है और उससे संबंधित सीमांत आय MR2 हो जाती है। इस स्थिति में अब MR2 तथा MC वक्रों के आधार पर निर्धारित उत्पादन OQ1 तथा कीमत OP1 है। फलतः फैक्ट्री अपनी लागत पूरी कर लेगी और P1NM के लाभ अर्जित करेगी। अतः उदाहरण से स्पष्ट है कि मांग की पूरकता के कारण सीमित मांग की समस्या विभिन्न उद्योगों में एक साथ विनियोजन करने के बाद दूर हो जाती है और विनियोजन के क्षेत्र में पाया जाने वाला जोखिम भी कम हो जाता है। तीसरा है बचत की पूर्ति में अविभाज्यता। अर्धविकसित देशों में बड़े धक्के के पक्ष में बचतों की पूर्ति की अविभाज्यता का तर्क भी दिया जाता है। यह अविभाज्यता इसलिए पैदा होती है क्योंकि आय के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाने के पश्चात ही बचतों में सार्थक वृद्धि करना संभव होता है। प्रोफेसर रोडान के अनुसार आय के नीचे स्तर वाली अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं में बचत की ऊंची दरों को प्राप्त करने के लिए एकमात्र तरीका विनियोग में वृद्धि है, जिसे इन देशों में यहाँ के अविकसित और अप्रयुक्त मानवीय संसाधनों व अन्य साधनों को गतिशील कर प्राप्त किया जा सकता है। तो थर्ड पॉइंट जो इन्होंने बताया बचत की पूर्ति में अविभाज्यता, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि अर्धविकसित जो देश है वहाँ पर क्या है, बचत जो होता है कि वो बहुत ही कम होता है और बचत में वृद्धि करने के लिए वहाँ पे क्या करना चाहिए, अधिक मात्रा में विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, मानवीय संसाधन व अन्य संसाधन को गतिशील किया जा सकता है, ठीक है। चौथा है मनोवैज्ञानिक अविभाज्यता। मनोवैज्ञानिक आधार पर भी प्रोफेसर रोडर ने भारी मात्रा में विनियोजन का सुझाव प्रस्तुत किया है। उन्हीं के शब्दों में छोटे छोटे प्रयास विकास पर पर्याप्त प्रभाव नहीं डालते। विकास के लिए अनुकूल वातावरण उतना ही आवश्यक है जितना कि एक न्यूनतम गति अथवा मात्रा। सफल आर्थिक विकास नीति में बल एवं प्रेरणा की अविभाज्यता का विशेष महत्व है, ठीक है। तो चौथा इन्होंने जो बताया वो है मनोवैज्ञानिक अविभाज्यता, जिसमें उन्होंने बताया है कि मनोवैज्ञानिक आधार पर भी विनियोजन यानी कि इन्वेस्टमेंट करने का इन्होंने सुझाव दिया है। और छोटे छोटे विकास मतलब जो छोटे छोटे प्रयास है जो विकास के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है, उस पर इन्होंने बोला है कि या इन्होंने कहा है कि वो उतना प्रभाव नहीं डालते हैं विकास पर। सो उस इनका कहना है कि एकदम बड़ा मात्रा में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए लोगों को क्या है, बड़ा मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या है, उनको प्रेरित किया जाना चाहिए या फिर उन पर दबाव या फिर बल देना चाहिए जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट करें। आर्थिक विकास के बड़े धक्के की कई अर्थशास्त्रियों ने कटु आलोचना की है, जिसमें जेकब
विनार, एलिस, हार्वर्ड आदि शामिल है। इसकी कुछ आलोचनाएं निम्नलिखित है, ठीक है। पहला है नग्न मितव्ययिताएं। बड़े धक्के के सिद्धांत के प्रतिपादन का मुख्य आधार यह है कि इससे बाह्य मितव्ययिताएं प्राप्त होती है, परंतु बाह्य मितव्ययिताएं तो विदेशी व्यापार से उपलब्ध की जा सकती है, जिसके लिए इतनी अधिक मात्रा में विनियोग की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है कृषि क्षेत्र की उपेक्षा। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि आर्थिक विकास औद्योगिक उन्नति के द्वारा ही हो सकता है। कृषि की उन्नति से नहीं, परंतु अर्ध विकसित देशों में राष्ट्रीय आय का लगभग 75% कृषि से ही प्राप्त होता है। इसलिए कृषि के विकास से कुल अर्थव्यवस्था का विकास संभव है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा उनके विकास को तेज करने के बजाय मंद कर देगी। तीसरा है पूंजी निर्माण का अभाव। अर्ध विकसित देशों में इस बड़े धक्के के सिद्धांत के कार्यक्रमों में पर्याप्त मात्रा में बचत व पूंजी निर्माण का अभाव रहता है, जिसका इस सिद्धांत में ध्यान नहीं दिया गया है। चौथा है ऐतिहासिक तथ्य नहीं। प्रोफेसर हेगन के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े धक्के की उपस्थिति या अनुपस्थिति कहीं भी विकास की प्रमुख विशेषता नहीं रही है। पांचवा है कम विनियोजन से अधिक उत्पादन। प्रोफेसर जॉन एडलर ने भारत, पाकिस्तान व अन्य एशियाई व दक्षिणी अमेरिका के देशों में निम्न पूंजी उत्पाद अनुपातों के अध्ययन के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि विनियोजन का सापेक्षतम निम्न स्तर अतिरिक्त उत्पादन के रूप में अच्छी तरह हिसाब चुकता कर देता है। अतः इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि अर्ध विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए विनियोजन के बड़े धक्के की आवश्यकता है। स्फीतिकारी दबाव। जब सरकार आर्थिक संरचना के निर्माण के लिए भारी मात्रा में विनियोजन करती है तो उपभोक्ता वस्तुओं की कमी के कारण स्फीतिकारी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जो आर्थिक विकास में गतिरोध उत्पन्न कर सकती हैं। सातवां सामाजिक ऊपरी पूंजी की अविभाज्यता का अतार्किक दृष्टिकोण। सामाजिक ऊपरी पूंजी की अविभाज्यताएं रोडान के सिद्धांत का सबसे प्रबल तर्क है, परंतु अर्ध विकसित देशों के संबंध में यह तर्क ठीक नहीं बैठता। बहुत से अर्ध विकसित देशों में पहले से ही सामाजिक ऊपरी सुविधाओं का नए सिरे से विकास करने की समस्या नहीं है, बल्कि वर्तमान सुविधाओं का विस्तार तथा उनमें सुधार करने की समस्या है। आठवां मिश्रित अर्थव्यवस्था। अधिकांश अर्ध विकसित देश मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निजी क्षेत्रों में सहयोग एवं सामंजस्य के स्थान पर प्रतियोगिता एवं संघर्ष ही होता है। ऐसी स्थिति में बड़े धक्के के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने पर यह प्रतियोगिता तथा संघर्ष और अधिक बढ़ जाता है। तो आज का टॉपिक हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। आज का टॉपिक था द बिग पुश थ्योरी, ठीक है। तो आशा करने को कि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी अलग अलग टॉपिक्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लेकर के आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।